चलो बेटा, मनी एंड बैंकिंग अपन स्टार्ट कर रहे हैं। पहले इसका पैटर्न देख लो। 1 मार्क्स के 2 क्वेश्चन और 4 मार्क्स का 1 क्वेश्चन, जिसमें भी सबसे फेमस क्वेश्चन एक ही है अपना, क्रेडिट क्रिएशन वाला। क्रेडिट क्रिएशन वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और सबसे ज़्यादा रिपीट होने वाला क्वेश्चन भी वही है, ठीक है। और एक एक नंबर के 2 क्वेश्चन अभी जो लेटेस्ट आए थे, वो एक क्वेश्चन मैं आपको बताता हूँ अभी क्या था। फिल इन द ब्लैंक्स का था डैश, एक सेकंड कहाँ गया क्वेश्चन, इधर क्वेश्चन ही चला गया सीधा, ऐसा कुछ था। हाँ है क्या यार, देना फटाफट दे दे, कोई बात नहीं। देखो पहला क्वेश्चन इसमें से जो था आपका 1 मार्क्स का, वो क्या था, डैश इज एन इंस्टीट्यूट दैट एक्सेप्ट डिपॉजिट फॉर लैंडिंग पर्पस। कौन, कमर्शियल बैंक। कौन सा ऐसा इंस्टीट्यूट है जो डिपॉजिट्स एक्सेप्ट करता है और मनी लैंड करता है, कमर्शियल बैंक। तो इतना सिंपल सा क्वेश्चन था। एक क्वेश्चन इसका था जो अपने आगे वाले कंसेप्ट से रिलेटेड है, वो अपना जो इन्फ्लेशन डिफ्लेशन वाला कंसेप्ट है उससे रिलेटेड है, उसकी बात अभी करेंगे आगे। पर इधर देखना अब सर, सबसे पहले मनी वाले चैप्टर को हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया था, एक कमर्शियल बैंक्स और एक सेंट्रल बैंक। कमर्शियल बैंक क्या होती है सर, हर वो बैंक जो पब्लिक से डील करती है वो कमर्शियल बैंक, मतलब जो पब्लिक से डिपॉजिट्स एक्सेप्ट करती है और ज़रूरत पड़ने पर पब्लिक को पैसा उधार देती है, वो होती है कमर्शियल बैंक, ठीक। सर सेंट्रल बैंक क्या होती है, सेंट्रल बैंक का काम होता है इन सारी कमर्शियल बैंक्स को मॉनिटर करना, सुपरवाइज करना, ठीक। अब सर हम बात करते हैं सबसे पहले मनी के बारे में। मनी का मतलब क्या, मनी इज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। मनी इज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। सर व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ मनी, इसको छोड़ो एक मिनट, पहले उधर आओ। सर C2C इकोनॉमी क्या होती है, होता क्या है, जिसमें गुड्स एंड सर्विसेज के बदले गुड्स एंड सर्विसेज को एक्सचेंज किया जाता है। सर इसकी हमने कुछ लिमिटेशंस पढ़ी थी। सर B2B सिस्टम, सॉरी C2C सिस्टम क्यों अच्छा नहीं था, या क्या हमें ज़रूरत पड़ी, किन लिमिटेशंस की वजह से हमें ज़रूरत पड़ी कि हमें एक बेटर सिस्टम की रिक्वायरमेंट हो। तो सबसे पहला क्या था, डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट, लिमिटेशन ऑफ C2C इकोनॉमी। सब पहला क्या था, डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट। सर इसमें होता क्या था, सर ए के पास जिस गुड्स की अवेलेबिलिटी हो उसकी रिक्वायरमेंट बी को होनी चाहिए, और बी के पास जिस गुड्स की अवेलेबिलिटी हो उसकी रिक्वायरमेंट ए को होनी चाहिए, तभी आप एक्सचेंज कर पाओगे, अदरवाइज आप एक्सचेंज नहीं कर पाओगे। और यहाँ पे सर साइमल्टेनियसली होता था एक्सचेंज, मतलब परचेज भी और सेल भी साइमल्टेनियसली होता था। क्या, परचेज एंड सेल ऑफ गुड्स। सर अब जो मनी ने क्या काम किया, मनी ने इस रिक्वायरमेंट को ख़त्म कर दिया। आज मेरे पास, मैं शूज़ का शोरूम लेके बैठा हूँ, शूज़ का मेरा बिजनेस है, मेरे पास अवेलेबिलिटी है शूज़ की, आपको शूज़ खरीदने पैसे दो, शूज़ लेके जाओ। तो ये जो डबल कोइंसिडेंस की रिक्वायरमेंट थी वो किसने ख़त्म कर दी, मनी ने। सर आपको याद हो तो मैंने कहा था जो लिमिटेशंस होती है बार्टर सिस्टम की, वही बन जाते हैं फंक्शंस ऑफ मनी। तो इधर था डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट और इधर था मीडियम ऑफ एक्सचेंज फंक्शंस के अंदर। सेकंड क्या था, लैक ऑफ कॉमन यूनिट, लैक ऑफ कॉमन यूनिट। सर हमने एक हॉर्स का वैल्यू क्या, 10 किलो प्याज, राइस 5 किलो राइस, 20 किलो बेसन, क्या। तो बार्टर सिस्टम में एक वैल्यू डिसाइड करना बहुत मुश्किल था। आज की डेट में डिसाइड कर सकते हो सर, एक कार, उसका वैल्यू क्या, एक गोडाउन भर के गेहूं। आज की डेट में तो बोल सकते हैं सर 10 लाख रुपए की गाड़ी, 15 लाख रुपए की गाड़ी। तो आज की डेट में मनी के अंदर किसी भी गुड्स का वैल्यू एक कॉमन यूनिट में हम निकाल सकते हैं, जिसको कहते हैं रुपीज की टर्म्स में, ठीक है। बार्टर सिस्टम में प्रॉब्लम थी, कोई कॉमन यूनिट हमारे पास वैल्यूएशन के लिए नहीं था। अगला क्या था, डेफर्ड पेमेंट, सबसे इंपॉर्टेंट इसका डेफर्ड पेमेंट। सर बार्टर सिस्टम में क्या हुआ, आज मैंने आपको
बार्टर सिस्टम में क्या हुआ, आज मैंने आपको 5 किलो ऑनियन दिए, ठीक है, और आपने बोला सर 2 महीने बाद मैं आपको 7 किलो ऑनियन वापस लौटाऊंगा। फायदा, इंटरेस्ट, 2 किलो का इंटरेस्ट बन रहा है एक तरह से। अब सर आज मैंने 5 kg जिस क्वालिटी के दिए, ज़रूरी है क्या सेम क्वालिटी के मुझे रिटर्न मिले? हो सकता है उससे अच्छे मिल जाए, हो सकता है उससे बुरे मिल जाए, हो सकता है। सर आज शॉर्टेज था ऑनियन का, तो आज 5 किलो का ही वैल्यू बहुत ज़्यादा था, और सर 4 महीने बाद जितने टाइम भी बोला उतने टाइम बाद अगर आप मुझे 7 किलो रिटर्न कर रहे हो, उस टाइम अवेलेबिलिटी वैसे ही बहुत ज़्यादा है, तो सर उस 7 किलो का वैल्यू ही बहुत कम होगा ना। तो बार्टर सिस्टम के अंदर डेफर्ड पेमेंट्स का वैल्यू डिसाइड करना बहुत ही प्रॉब्लमेटिक हुआ करता था। अब मनी में क्या हुआ, सब पैसों की बात हो गई ना, 5 लाख रुपए आज दे रहा हूँ, 4 महीने बाद 6 लाख रुपए लूँगा, तो रुपीज़ की टर्म में बार्टर सिस्टम, रुपीज़ की टर्म में डेफर्ड पेमेंट जो था वो डिसाइड कर पाना आज की डेट में काफ़ी कन्वीनियंट हो गया। अगला क्या था, स्टोरेज ऑफ वैल्यू एंड ट्रांसफर ऑफ वैल्यू। स्टोरेज ऑफ वैल्यू सब पहले स्टोर करना पड़ता था, स्टोर करने के लिए सर खर्चा लगता था, एक्सपेंस लगता था। आज मैंने व्हीट गोडाउन में स्टोर कर दिया, तो सर उसमें मेरे को ना पूरा देखना पड़ेगा, उसका मेंटेनेंस करना पड़ेगा, पानी वानी आ गया तो फिर दिक्कत, तो मेंटेनेंस वगैरह का खर्चा आता था बार्टर सिस्टम के अंदर स्टोर करने में। अब क्या है सर, बैंक में रखो पैसा, मेंटेनेंस छोड़ो, उल्टा इंटरेस्ट मिलेगा, तो स्टोर करना अब बहुत इजी हो गया। पहले स्टोर करना एक लिमिटेशन थी, अब मनी के अंदर स्टोर करना बहुत कन्वीनियंट हो गया, इजी हो गया, मनी का फंक्शन हो गया। एक और क्या था, ट्रांसफ़र ऑफ वैल्यू। सर पहले के टाइम में आप सोचो, एक गोडाउन भर के मेरे पास व्हीट है, उसके बदले में मुझे एक्सचेंज करना है, तो उसको लेके मुझे कितना दूर जाना पड़ेगा, जहाँ मेरा एक्सचेंज होगा वहाँ तक मुझे उसको लेके जाना पड़ेगा। आज की डेट में कितना कन्वीनियंट है मनी की टर्म्स में ट्रांसफ़र करना। सर एक बैग में आप करोड़ों लेके चले जाओ, पता ही नहीं चलता। वो भी छोड़ो, मोबाइल से एक बटन दबा के आप कितना ही पैसा ट्रांसफ़र कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम ही नहीं आती। तो स्टोर ऑफ वैल्यू एंड ट्रांसफ़र ऑफ वैल्यू जो कि बार्टर सिस्टम में लिमिटेशन हुआ करती थी, वो बन गए मनी के फंक्शन, ठीक है। तो मनी के टोटल कितने फंक्शन हो गए, 5 फंक्शन। कौन कौन से? अब इसमें एक चीज़ ध्यान रखना, मनी के जो 5 फंक्शन हैं उसमें से 2 फंक्शन आपके आते हैं प्राइमरी फंक्शन, और 3 होते हैं आपके सेकेंडरी फंक्शन। ये एमसीक्यूज वगैरह में आ जाए तो ध्यान रखना। प्राइमरी फंक्शन के अंदर आता है आपका 2, कौन कौन से? एक तो आता है मीडियम ऑफ एक्सचेंज, और एक आता है आपका कॉमन यूनिट, कॉमन यूनिट ऑफ वैल्यू, और बाकी के जो हैं वो आपके आ जाते हैं कहाँ, सेकेंडरी फंक्शन में। तो सर सेकेंडरी फंक्शन में क्या क्या आ गया, ट्रांसफर ऑफ वैल्यू, स्टोर ऑफ वैल्यू, और तीसरा डेफर्ड पेमेंट, स्टैंडर्ड फॉर डेफर्ड पेमेंट। ये ध्यान रखना, 1 मार्क में हो सकता है आज। क्लियर है इतनी बात? बेटा नोट करना हो तो कर लो फटाफट। अब इसके बाद बेटा फॉर्म्स ऑफ मनी दिया हुआ है, बट ज़्यादा रिलेवेंट, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। एक होता है फिएट मनी और एक होता है फिड्यूशियरी मनी। फिएट मनी मतलब क्या, जो लीगल टेंडर होते हैं, जो हमारी गवर्नमेंट ने, या जो हमारी क्या, जो हमारी ऑथोराइज्ड, मतलब या मैं कहूँ जो हमारी एप्रोप्रिएट अथॉरिटी है, उसने जो टेंडर्स इशू किए हैं वो लीगल टेंडर कहलाते हैं। सर हमारे इंडिया में 2 ऑथोराइज अथॉरिटी, मतलब 2 अप्रूव्ड अथॉरिटी है जो करेंसी प्रिंट कर सकती है, एक आरबीआई और दूसरा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। हालांकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सिर्फ 1 रुपये का नोट और कॉइन्स प्रिंट करती है, बाकी सारे नोट्स जो हैं वो आरबीआई प्रिंट करती है। तो मेनली तो आरबीआई का ही काम है नोट्स इशू करना। इधर बेटा बातें डाइवर्ट कर देते हो, इधर रहो, अपनी बातें बाहर जाके कर लेना अब खूब। तो फिएट मनी मतलब क्या, लीगल टेंडर, जो एप्रोप्रिएट अथॉरिटी इशू करती है लीगल टेंडर, उसको फिएट मनी कहा जाता है। या आप कह सकते हो फिएट मनी मतलब क्या, करेंसी विद पब्लिक, जो पब्लिक के पास करेंसी है उसको फिएट मनी कहा जाता है। फिड्यूशियरी मनी सर जो ट्रस्ट पे चलती है, जो बैक्ड विद म्यूचुअल ट्रस्ट होता है, सर जैसे कि चेक्स हो गए, बिल्स ऑफ एक्सचेंज हो गए, वो फिड्यूशियरी मनी में आता है। वैसे ही एक क्लासिफिकेशन आपका और होता है फुल बॉडीड मनी और क्रेडिट मनी। फुल बॉडीड मनी में क्या होता है, सर जो कमोडिटी का वैल्यू है
वही मार्केट वैल्यू। कमोडिटी के वैल्यू को आप इंट्रिंसिक वैल्यू भी कह सकते हो। जो इंट्रिंसिक वैल्यू है मतलब उस मेटल को, कॉइन को आप स्क्रैप करोगे तो भी उसका उतना ही वैल्यू होगा जितना उसके ऊपर लिखे हुए मनी का वैल्यू है। जैसे कि गोल्ड का कॉइन है, वो 10 ग्राम का है, मान लो उस पर मैंने 55,000 लिख दिया, आज की डेट में 55,000 गोल्ड का वैल्यू है मान लो, तो उस पर मैंने 55,000 लिख दिया, तो उसका वैल्यू, मनी वैल्यू भी 55,000 हो गया। और उसको अगर मैं क्रश करके या उसको मेल्ट करके एक छोटा सा पीस बना के मैं उसको सेल करूंगा तो भी उसको सेल करके जो आपको वैल्यू मिलेगा वो भी उतना ही होगा। तो मनी वैल्यू और इंट्रिंसिक वैल्यू जब बराबर होता है तो इसको कहा जाता है फुल बॉडीड मनी। और अगर जैसे कि आपका 2000 का नोट है, आज इसके छोटे छोटे टुकड़े करो और मुझे लाके दो, सर ये लो आपकी 2000 फीस काट लेना बिल्कुल रेपटी दूंगा मैं तो सर उसका जो नोट का वैल्यू है, कमोडिटी वैल्यू या उसका जो इंट्रिंसिक वैल्यू है वो बहुत कम है, बट उस पर लिखा हुआ है 2000 और गवर्नमेंट ने उसको अप्रूव किया हुआ है, तो उसका मनी वैल्यू कितना है 2000। तो मनी वैल्यू जब ज़्यादा होता है और इंट्रिंसिक वैल्यू कम होता है तो इसको कहा जाता है क्रेडिट मनी। ठीक है, अब इसके बाद 3 सप्लायर थे मनी के, कौन कौन? 3 सप्लायर्स ऑफ मनी। सर 2 तो जो प्रिंट कर रहे हैं, RBI, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, और तीसरा जादूगर, कमर्शियल बैंक, बताया था ना। तो तीसरा कौन हो गया? कमर्शियल बैंक। तो 3 सप्लायर मनी के, ये भी 1 मार्क में आ सकता है। हु आर द सप्लायर्स ऑफ मनी? तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, शॉर्ट में मत लिख के आना, पूरा नाम लिख, मतलब फुल फॉर्म के साथ लिख के आना, और तीसरा कमर्शियल बैंक। अब सर इसमें एक बात और थी हमारी, जो थे मेजर्स, किस तरह से मेजर किया जाता है स्टॉक ऑफ मनी को। तो सर इसमें 4 मेजर हमने देखे थे, M1, M2, M3, M4। M1 मेजर में C प्लस DD प्लस OD। सर C मतलब करेंसी विद पब्लिक, DD मतलब डिमांड डिपॉजिट विद कमर्शियल बैंक, एंड OD मतलब अदर डिपॉजिट विद RBI। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट यही होता है आपका। ठीक है, वैसे लिक्विडिटी के हिसाब से चलते हैं, जो जितना लिक्विड वो पहले नंबर पे, उससे कम लिक्विड सेकंड। ये लिक्विडिटी के बेसिस पे M1, M2, M3, M4 बने हुए हैं। सर M2 के अंदर क्या आता है? M1 प्लस पोस्ट ऑफिस का भी डिमांड डिपॉजिट, मतलब सेविंग डिपॉजिट कह लो, तो डिमांड डिपॉजिट ऑफ पोस्ट ऑफिस, ये बन गया आपका M2। सर M3 क्या? M1 के अंदर, मतलब ये जो आपका M1 है इसमें डिमांड डिपॉजिट है कमर्शियल बैंक का। 2 तरह के डिपॉजिट होते हैं, एक होता है डिमांड डिपॉजिट और एक होता है टर्म डिपॉजिट। डिमांड डिपॉजिट जब आप चाहो जब विड्रॉ कर सकते हो, टर्म डिपॉजिट होता है एक ड्यूरेशन के लिए लॉक हो जाता है। हाँ, फिक्स डिपॉजिट इसका एग्जाम्पल है टर्म डिपॉजिट का एक। तो सर आप क्या डिमांड डिपॉजिट ले चुके हो ना, टर्म डिपॉजिट को भी कंसीडर कर लो। तो M1 के साथ आप टर्म डिपॉजिट ऑफ कमर्शियल बैंक ले लो, तो ये बन गया आपका M3। और M4 में सर सब आ जाता है, M4 में सब आ जाता है। हमारे पास का पैसा, बैंक्स के पास डिमांड डिपॉजिट, टर्म डिपॉजिट दोनों, पोस्ट ऑफिस के भी डिमांड डिपॉजिट, टर्म डिपॉजिट दोनों। तो सर जैसे ही मैंने M3 लिया, बेटा 1 मिनट एक चीज़ कंफर्म करना, यहाँ पे M2 आएगा शायद, बनी आता है, ठीक है। तो M4 के अंदर क्या आएगा? M3 प्लस, M3 मतलब सर ये आ चुका है आपका क्या? करेंसी विद पब्लिक, डिमांड डिपॉजिट विद कमर्शियल बैंक, टर्म डिपॉजिट विद कमर्शियल बैंक, ये सब इसमें आ चुका है। और इसी के साथ एक क्या आ जाता है? टर्म डिपॉजिट विद पोस्ट ऑफिस। ठीक है, ये आपके फोकस जोन में दिया हुआ है, एक बार देख जाना, कोई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। एक चीज़ ये ज़रूर है, M1 M2 को कहा जाता है नैरो कंसेप्ट, नैरो मनी, नैरो कंसेप्ट है, नैरो मनी कहा जाता है। और M3 M4 को कहा जाता है ब्रॉड मनी। ठीक है, अब सर इसके इंपॉर्टेंट पार्ट पे हम आते हैं, बैंकिंग वाले पे।